बुलिंग से रिलेटेड आप पूछते हैं तो मैं सुसाइड की बात कर ही चुकी हूँ, तो मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देती हूँ। मैंने खुद ने ट्राई किए 2 बार सुसाइड अटैम्प्ट। सीरियसली? यस डेफिनेटली, मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ? नहीं हाँ, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन देख करके उसके बीच ऐसा भी दौर था। जो बीच में बात बोली कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स और जो सुसाइडल रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो मतलब बुलिंग की वजह से भी होता है ये? डेफिनेटली। तो मतलब व्हाट आर योर थॉट्स? का एग्जांपल तो मैं अपना आपको खुद दूंगी, आप बोलेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नहीं, मेरी ऑफ कोर्स लाइफ वो में। एग्जांपल से मैं कितना रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बातों से। सी बुलिंग मैं मेरी लाइफ में एक एज तक थी, 9 तक थी। आई वाज 105 kg। अभी तो सोसाइटी यस तो मेरा मतलब एक टाइम पे वेट था 105 के आसपास मेरा वेट था। सो मतलब बुलिंग उस टाइम पे अगर आप कहेंगे तो वो उस टाइम के एक्सट्रीम पे थी। आज तो लोग एक्सेप्ट करते हैं, आज तो प्लस साइज मॉडल भी है, प्लस साइज स्टोर्स भी खुल गए हैं, प्लस साइज कपड़े भी आते हैं। उस टाइम पे हमारे टाइम पे वन माइल से कि 90s के किड्स, जब मेरे टाइम पे मेरे साइज के कपड़े भी नहीं आते थे। मतलब मम्मा एंड बुआ यूज टू की परचेस करके आएंगे कहीं से मटेरियल और किसी टेलर के पास जाके सिलवाएंगे। फीमेल टेलर्स तो मना कर देती थी कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो हम सी ही नहीं सकते। और जो मेल के पास भी जाते थे, जो मेल टेलर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वो भी देख के सबसे पहला जो उनका थॉट होता था, एक तो वो बड़ी अजीब सी उनकी स्माइल या फिर कह सकते हैं कि बड़ा अजीब सा उनका बिहेवियर होता था कि इसके कपड़े बनाने। तो दैट टाइम पीपल यूज्ड टू कॉल मी, मतलब उस टाइम पे मुझे हिप्पोपोटामस, हाथी का बच्चा, भैंस, और भी क्या एक दो वर्ड्स जो आज भी आई स्टिल रिमेम्बर काइंड ऑफ। मैं स्कूल से जब बस से उतर के घर तक जाती थी ना, वो 2 मिनट का रास्ता होता था। उस लेन में मुझे शॉपकीपर भी सुनाएगा तो साइकिल पे चलने वाला भी सुनाएगा, बट सुना के जरूर जाएगा। ये समझते थे ये उनका मतलब अधिकार है, वो कह सकते हैं कि कर्तव्य नहीं होता, ये उनकी ड्यूटी थी कि मुझे रियलाइज करना कि आई एम लुकिंग लाइक। सब लोग आपको जानते थे और करते? नहीं, जानने की तो जरूरत ही नहीं थी ना। एक मोटा इंसान जा रहा है तो उनके तो दिमाग में वो हाथी जैसा था तो वो जानने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सोसाइटी में पहले ऐसा जरूरी नहीं था। मतलब आप निकलोगे सड़क से तो कोई जा रहा है, बाइक से भी जा रहा है तो पीछे से बोल के जाएगा मुझे। आपको लगता है कि वो बुलिंग ने आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दिया, या मतलब जैसे कि उस टाइम पे बुलिंग आपके साथ हुई और अभी आज का टाइम तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और आज के टाइम में आपके और मेरे साथ अगर बुलिंग हुई तो हमने उसको अलग तरीके से देखा, बट आज अगर हमारे बच्चों के साथ हो जाएगी तो विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट। तो पर कहीं ना कहीं उस चीज़ ने हमको स्ट्रॉन्ग बनाया है against the time today, and nowadays since we are so sensitive, it is somewhere affecting our strength. ऐसा लगता है आपको ऐसा कुछ? What I personally feel, I always discuss this thing with 90s kid कि जो हमारी पेरेंटिंग थी somehow सही थी, बट कहीं कहीं we have gone through so much. हमने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, जो ट्रांजिशंस हुए हैं हमारी लाइफ में। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर मेंटली स्ट्रांग। और आई मस्ट से कि बहुत सारे लोग इस कारण से 90s के कुछ लोग हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी हैं, एक्सेप्टेंस उनमें भी कहीं कहीं पे। डिप्रेशन तो आज भी है क्योंकि सुसाइडल रेट जो पहले था और आज है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आज तो हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो गए हैं चीज़ों को लेकर के, फिर भी ये चीज़ ज़्यादा है। और उस समय ऑन द कॉन्ट्रेरी उस समय कम थी। हाँ, उस टाइम पे कम थी डेफिनेटली। उस टाइम पे आपके पास गूगल नहीं था, उस टाइम पे आपके पास साइबर कैफे, रिजल्ट देखने तो हमें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज नहीं था। आज बच्चे को कुछ होता है डेफिनेटली वो सर्च करता है। अभी 2-3 केसेस आए थे, 4 महीने पहले का ही केस है। एक बच्चे ने सुसाइड किया। अगर उसका आप फोन की हिस्ट्री देखेंगे, जो गूगल रिसर्च आपकी उसकी देखेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन था कि उसको सुसाइड के तरीके उसने तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस जो उसको मिल रही है, नेगेटिव कहूंगी, नेगेटिव चीजें हैं ये, तो वो उसको असिस्ट करती है। अगर आप एक जगह पढ़ लेंगे तो, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आया है और आप उस नेगेटिव थॉट को लेके उस चीज को सर्च करते जा रहे हैं, सो जो हमारी रीसेंट कह सकते हैं कि सर्च हिस्ट्री होती है, उसके हिसाब से हमें सजेशंस भी मिलते हैं। राइट। सो अगर आपने एक चीज सर्च की है
कि आई एम इन डिप्रेशन, आपके पास सारे दिन भर गूगल डिप्रेशन के कोट्स भेजेगा, नोटिफिकेशन भेजेगा, इंस्टाग्राम तो आपके खुलते ही सारे डिप्रेशन की कहानियां भेजना शुरू कर देगा, तो वो उसको और नेगेटिवली ले जा रही है। हमारे टाइम पे ये चीजें नहीं थी। अगर मेरे पास नेगेटिव थॉट्स होते थे, मम्मी पापा बोलते थे जा नीचे खेल के आ जा, काइंड ऑफ हाँ, उससे बाहर निकालने का तरीका अलग था, टाइम्स हैव चेंज्ड, तरीका अलग तो था। डेफिनेटली अभी हुआ है आज जो प्रोटेक्टिव है, आपकी बात से मुझे समझ आ रहा है कि जिस तरह से सर्च करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन है जो कि अबंडेंटली और इजीली अवेलेबल है, तो उससे अपन आज इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव है। सो आई गेट योर पॉइंट। सो बुलिंग से रिलेटेड आप पूछते हैं तो मैं सुसाइड की बात कर ही चुकी हूँ, तो मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देती हूँ। मैंने खुद ने ट्राई की 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट। सीरियसली? यस डेफिनेटली, मैं झूठ क्यों बोलूं? नहीं, हाँ, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन देख करके उसके बीच ऐसा भी दौर था। ये बुलिंग ये सब चीजें इतनी थी, मैंने आपको क्लियरली बताया कि इतना ज्यादा स्ट्रेस होता था। दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज, कुछ भी नहीं कर सकती थी जीवन में। मतलब एक यही था कि यू आर वर्थलेस, आपके जीवन में कुछ है ही नहीं। तो मैंने खुद ने 2 बार अटेम्प्ट किए थे, और किस्मत से मैं भी यहाँ पे सीट पे आना चाहती थी मैं तो किस्मत से मैं दोनों बार ही अनसक्सेसफुल थी। इन अ राइट वे। हाँ, इन अ राइट वे, अनसक्सेसफुल दोनों बार ही for once it was good, हाँ। ब्लेस्ड थी दोनों बार ही। तो एक बार तो मेरे वेट के लिए ही मैं आपको बोलूंगी कि इतना आई वाज सो ब्लेस्ड कि आई वाज 100 kg, वो पंखा ही छत के साथ नीचे गिर गया। मतलब उसने भी मुझे लेने से मना कर दिया। आई हैंग माई सेल्फ, और उसके बाद मतलब मैं पूरी sorry, I don't mean to laugh on your situation. I personally laugh. Sometimes I share this story with my students as well because I just want them to know कि सुसाइड करने से आपको लगता है लाइफ खत्म हो जाएगी, बट अगर वो लाइफ खत्म नहीं हुई then what? Then what? आपको कुछ हो गया, सपोज मैं तो किस्मत से बहुत अच्छी निकली इस मामले में। आई डोंट नो कि कौन सी पॉजिटिव एनर्जी या कौन सी चीज मुझे सपोर्ट कर रही थी। अगर मैं उस टाइम पे फैन से सीधा अपने टेल बोन पे गिरती तो डेफिनेटली मैं लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकती थी या हेड इंजरी हो जाती। तो जीना तो मुझे उसके साथ भी था। मे भी हो सकता है कि वो तो और भी ज्यादा तकलीफ वाला हो जाता है। एग्जैक्टली, सो दैट्स द रीजन आई ऑलवेज शेयर दिस थिंग विद माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, और जिन बच्चों के साथ मैं अभी आपको बता रही हूँ कि वी आर प्लानिंग कि हम वर्कशॉप्स ये लेंगे विद देम ऑल्सो। आई जस्ट वांट देम टू नो कि सुसाइड कोई ऑप्शन जीवन में होना ही नहीं चाहिए। सुसाइड तो तब आए कि जब कुछ है ही नहीं। दुनिया तो बहुत बड़ी है आपके और ऐसा है ही नहीं मौका कि कुछ ऐसा आए कि आपको सुसाइड करना पड़े। ऑल आर ब्लेस्ड विद सर्टेन क्वालिटीज, वी नीड टू एक्सप्लोर, वी नीड टू फाइंड कहाँ पे है। अगर मैं नहीं रिसर्च करती, अगर मैं उसी टाइम पे जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज जो पढ़ाई में हमें सपोर्ट नहीं था, अगर वहीं पे रुक जाती तो डेफिनेटली आज मैं नहीं कर पाती। अगर मैं वहीं पे ही उस बुलिंग से परेशान होके कुछ कर लेती तो आज डेफिनेटली मैं अपने आप को एक फिट कह सकते हैं कि पर्सन नहीं बना सकती। मेंटली फिजिकली मैं अपने आप को नहीं कर सकती थी। अब तब से लेकर अभी तक। तब से आपने फिटनेस परस्यू करा? हाँ डेफिनेटली। उसके बाद से लेकर तो फिटनेस में मैं रुकी नहीं। कल ही मैं अपने काफी स्कूल मेट से मिली थी, 20 इयर्स के बाद हम मिले थे, तो दे ओनली सेड वन थिंग कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा जीवन में वो तुम्हारा ही था, कि कहाँ से उठ के तुमने अपने आप को कहाँ पे लेके आए। इट वाज ह्यूज, बहुत लंबा जर्नी किया। तो मैम आपकी फिटनेस की जर्नी के बारे में बात करने से पहले मेरा एक लॉ के बारे में सवाल था। जैसे आपने कुछ सेक्शंस बोले थे, तो ऐसे कौन कौन से सेक्शंस इन जनरल एक कॉमन इंसान को याद रखनी चाहिए जो उनके काम आ सकते हैं? फॉर सेक्शंस तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि टेक्निकल होती हैं। ओके। बट फॉर नॉर्मल पीपल लाइक अगर हमें तो सेक्शंस हम आईपीसी इसमें ना जाके हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक लॉज होते हैं लाइक आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें मैं 14, 19 एंड 21। 14, 19, 21. Okay. 14 is right to equality, 19 is freedom of speech and expression, and Article 21 right to life से related है। Okay. अगर 14 और 19 तो it's like basic thing है,
ठीक है, बट अगर किसी को आर्टिकल 21 भी अगर डिटेल में पता है, डिटेल आई ऑलवेज से कि द डे व्हेन द चाइल्ड इज कंसीव्ड एंड द लास्ट डे, जब आपका फाइनल सब कुछ हो जाता है, लास्ट राइट हो गई, इवन आपके वो कह सकते हैं कि सब कुछ हो जाने के बाद जो लास्ट चीज भी मतलब कह सकते हैं इंसान की जो एशेस भी होती है वो जाती है, जैसे हिंदुओं में गई, वहां तक के हर चीज को प्रोटेक्ट करता है हमारा आर्टिकल 21. Your entire life is okay in this. in this. So I mean, it covers everything, all your basic rights. Everything. I always say कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर और कुछ नहीं जानते, क्लेम एंड सारे आप आईपीसी में किसको कौन सा सेक्शन में किसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्या कंपनसेशन होगा, ये करना इतना टेक्निकलिटी में जाने में जरूरत ही नहीं है. आपको आपके बेसिक राइट पता है ना, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू. फॉर लेडीज आई पर्सनली से कि उनको 14, 19 और 21 स्पेशली, दैट कवर्स एवरीथिंग. द चाइल्ड इज मेल फीमेल दैट डजंट मैटर. उसका एजुकेशन हो गया, उसका कह सकते हैं कि मेडिकल हो गया, उसका फ्री लीगल एड सर्विसेज हो गई, मतलब इफ यू कांट अफोर्ड लीगल सर्विसेज देन आल्सो यू हैव आर्टिकल. अगर किसी फीमेल के साथ किसी भी तरीके का वायलेंस हो रहा है और उसके पास स्टिल कोई शेल्टर रूम नहीं है, कोई सपोर्ट में नहीं है, देन आल्सो शी कैन आस्क इन दिस. मुझे लगता है इन सारी जानकारियों का अभाव है, मतलब मुझे आज तक नहीं पता था कि फ्री लीगल कंसल्टेशन भी एज अ राइट मिल सकता है आपको. फ्री लीगल कंसल्टेशन आल्सो ओनली फॉर फीमेल्स? No, those who can't afford. हाँ, only for females के अंदर अभी एक है 0 FIR होता है. अच्छा. So you must have heard about कि आप अगर इस जगह पे रहते हैं तो इस थाने में आपका होगा, मतलब एरिया वाइज FIR रहता है कि इस पुलिस स्टेशन में जाइए. इसमें फीमेल को इस चीज में थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है कि वो जहाँ पे है अपने फोन से मेल करेंगी या किसी भी तरीके का कॉल करती है तो इमीडिएट उस पर पुलिस को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है. तो दैट कम्स इन 0 FIR. आपके साथ जुरिडिक्शन या किसी लोकेशन या किसी भी कह सकते हैं कि पुलिस स्टेशन का नियर बाय होना इट्स नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है. हाँ. आप कहीं से भी किसी भी तरीके का कुछ भी हो रहा है तो दैट यू कैन डू, दैट इज गिवन इन आईपीसी और इसमें सीआरपीसी से रिलेटेड कुछ में है. बट अगर इसके अलावा भी जैसे 0 FIR तो इट्स लाइक बेसिक थिंग दे शुड नो. बट व्हेन इट कम्स टू अदर राइट्स, reproductive rights हो गए, right to do certain jobs, right to pursue certain career, right to wear, right to do anything, right to roam, right to eat, whatever right you want. जिंदगी का कुछ भी आपका है, सांस लेने से लेकर मरने तक का सारा आर्टिकल 21 में कवर कर लेता है. Okay. तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स. अगर आपको ये भी पता है कि हाँ मेरे राइट टू लाइफ, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू एजुकेशन एक ही चीज कवर कर रही है, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर यू, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है. आपके शुरुआत से लेकर के अंत समय तक सब कुछ कवर्ड है. तो इसके बाद अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप किसी लॉयर के पास जा सकते हैं, मतलब आपको कुछ और चीजों में करना. बाकी बेसिक चीज जो मैं कहती हूँ फीमेल के लिए है, दैट इज 14 राइट टू इक्वालिटी. उनको पता ही होनी चाहिए कि आप में और मेल में किसी भी तरह का बायोलॉजी के अलावा किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं करता है. Okay. कहीं पे किसी भी तरीके का ये नहीं लिखा हुआ है कि इसको थोड़ा सा ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा, ये लड़का है या इसको नहीं मिलेगा, ये कहीं पे भी मेंशन है ही नहीं. तो राइट टू इक्वालिटी 14 में उनको दिया हुआ है और इसके साथ साथ जितने भी राइट्स हैं एजुकेशन ये वो सारे 21 में दे रखे. दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो मैम अब पीएचडी के ऊपर आना है मुझे, तो आपने किस सब्जेक्ट में करी पीएचडी? कोई सब्जेक्ट होते हैं? हाँ, डेफिनेटली आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है. मेरा LLM जब था तब मैंने मेडिकल नेग्लिजेंसी पे किया था. ओके. दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सम वेयर आई वाज डूइंग माय LLB. दैट टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड. तो उस टाइम पे ये अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस का छोटा सा पार्ट मेरी लाइफ में भी हुआ था. तो दैट आई कांट गेट इनटू डिटेल क्योंकि काफ़ी सारी फ्रेटर्निटी ऐसी है जो कि इस चीज को थोड़ा नेगेटिव वे में लेगी. बट आई एम नॉट सेइंग, हाँ डेफिनेटली we not actually questioning the entire fraternity. Exactly. I am not talking about that कि whole fraternity is like that. I am just saying कि there are few fishes in that pond is working unethically. So I am not saying कि सब खराब है. हाँ, कुछ कुछ केसेस ऐसे थे जहाँ हर जगह होता है वैसा. वो होता है, मोस्ट प्रोबेबली होता है. अगर हम मेरी रिसर्चेस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी
तो अगर आप 90s की बात करते हैं, 90s या फिर 2000 से लेकर, और 90 से लेकर 2000 के बीच का टाइम भी देखते हैं या इससे पहले का टाइम देखते हैं, तो व्हेन इट कम्स टू सिजेरियन डिलीवरी जो थी, उसका रेशियोज इंडिया में बहुत कम परसेंटेज में था। परसेंटेज कम सिजेरियन होता बहुत था। कम से, मतलब पीपल भी नहीं, इवन डॉक्टर्स यूज टू ऑप्ट फॉर नॉर्मल ओके जो होती है डिलीवरी। बट उसके बाद एक टाइम ऐसा आया, दैट टाइम एंड दैट थिंग दैट वी कांट मेंशन इन दैट, बट उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके बाद ये रेशोज आज वर्ल्ड में इंडिया सिजेरियन डिलीवरी में टॉप पे जा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ों में इंडिया में नॉर्मल डिलीवरीज कम हो चुकी है। तो ये नहीं है कि फीमेल की कैपेसिटी कम हो गई है, ये नहीं है कि आजकल हम सिंपल एक चीज़ बोलते हैं कि हमारा खान पान खराब है तो नॉर्मल कहाँ से करेगी, काइंड ऑफ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कह सकते कमर्शलाइजेशन हुआ है कुछ सर्विसेज का, उसका इम्पैक्ट इस पे भी आया है। आई सी। इसके बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स है इसमें, दैट कांट बी डिस्कस लाइक दिस, कि काफ़ी सारे रेशियोज ऐसे होते हैं जो कि हम बात नहीं कर सकते। बट मेरी जो केस था उसमें भी यही सारे कॉम्प्लिकेशंस आए थे। आई बीन टोल्ड दैट कि आपका नॉर्मल इज़ नॉट पॉसिबल। 6 मंथ ही चल रहा था, तो ऐसा टाइम आया था कि 1 महीने तक मुझे बेड से उठने तक के लिए भी मना कर दिया था। आई वॉज 6 मंथ प्रेगनेंट और आई बीन सेट एडवाइस कि आप बिस्तर से भी नहीं उठेंगे टिल द टाइम आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती। 6 मंथ चल रहा है एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट दैट एजुकेटेड, LLB चल ही रहा था और इतना दिमाग भी नहीं था कि क्या चीज़ें हो रही। मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि माई फादर इन लॉ एंड माई हस्बैंड वॉज इन दैट सिचुएशन कि इसको एयर एम्बुलेंस से हम इसको मुंबई लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको ऐसा लगा था कि शायद तक इधर दे विल यूज मी और माई चाइल्ड, कुछ ना कुछ हो सकता था। तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि उन्होंने बोला था कि इसको हम बाहर ले जाएंगे। बट दैट टाइम ये मैंने सुना है कि मैं वहाँ पे थी, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं मेडिकल की, ये लेंथ कम हो गई, ये लेंथ कम हो गई। तो देयर वर 2 पर्सन, दे वर टॉकिंग अबाउट दैट लेंथ की सर्विक्स लेंथ थी इसकी। तो जिस टाइम पे मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा था, मेरी काफ़ी कम बताई थी। और जितने 1 महीने में बेड पे थी उस टाइम पे मैं सिर्फ ये पढ़ती ही रहती थी कि ये चीज़ें क्या होती। तो उसके 1 महीने बाद जब मुझे पता पड़ा तो कुछ बात कर रहे थे कि इसकी लेंथ तो इतनी है। अब गूगल से पढ़ के थोड़ा तो मैं भी सीख चुकी थी, क्योंकि वो लेंथ बढ़ने के चांसेस ही नहीं थे। अच्छा, मतलब जब डिलीवरी होने वाली होती तब वो सर्विक्स लेंथ जो होती वो एकदम कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो मेरी 6 मंथ में ही उन्होंने बोला था कि आपकी कम हो चुकी है। अच्छा। और जब 1 महीने बाद जब मैं बात सुनी मैंने उन 2 जनों की, तो उसमें कहा था कि इसकी लेंथ तो इतनी आ रही है। तो आई टोल्ड माई हस्बैंड कि मुझे डाउट है कि मैं ठीक हूँ, हमें कुछ मिसगाइड किया जा रहा है। तो ही वॉज नॉट रेडी, मतलब मुझे इतना केयरिंग और इतना डर चुके थे कि मुझे बिस्तर से उठने भी नहीं देंगे। आई वॉज नॉर्मल पर्सन दैट टाइम। ये सिर्फ कह सकते हैं कि मेंटली हमें इतना वो कर दिया था कि मुझे उठने के लिए भी मना था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, आखिरकार कन्विंस किया। मैंने कहा ठीक है मैं खुद नहीं चलूंगी, क्योंकि मुझे कहा था कि आप वॉशरूम तक भी नहीं जाओगे, नहीं तो बच्चे को डेंजर है। तो मुझे उन्होंने इतना डरा दिया था। आखिरकार मैंने मेरे हस्बैंड को बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने डू वन थिंग, हम कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे हम ये नहीं बताएंगे कि हम किस लिए आए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मेरे चेकअप कराते हैं। उन्होंने व्हीलचेयर अरेंज किया, मुझे लेके गए वहाँ पे, नॉर्मली जाके चेकअप वेकअप कराया, कुछ नहीं बताया। सर्विक्स लेंथ वो उतनी ही थी जो कि उस मंथ में किसी नॉर्मल लेडी की होनी चाहिए थी। ओके। सो दैट वाज वेरी शॉकिंग थिंग फॉर अस। तो फिर हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी कंसल्ट करने गए थे। तो उसने जब मेरा कह सकते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन जो दवाइयाँ देखी थी उसमें पड़ी थी, मैं 18 मेडिसिन डेली खा रही थी उस टाइम पे। 18 कोई किसका था क्या था। जबकि प्रेगनेंसी में तो मेडिसिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं थे, मेरी नहीं भी थे और अवॉइड भी करते हैं मेडिसिन। आयरन और फॉलिक एसिड से रिलेटेड दिया जाता है। तो मैंने उनको बताया, तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन ये पढ़ के वो मेरे को देख के और हंसने लग गई। शी लाफ्ड, और जनरल हॉस्पिटल में थी और नोन भी थी हमारी। तो उसने क्वेश्चन किया कि किसने किया ये। तो वी वर कंफ्यूज कि क्या बोले हम लोग। तो उसने बोला इसको फेंक दो, आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ ये 2 मेडिसिन लेंगे, आयरन एंड फॉलिक एसिड, और आपका बच्चा इज कम्प्लीटली हेल्दी। किसने आपको बोल दिया ये चीज? मैं 5th मंथ से ऑलमोस्ट 6.5 मंथ तक बेड पे थी।
उसके बाद से मैं कम्प्लीटली नॉर्मल थी और मेरा बेबी भी मुझे नॉर्मल ही हुआ। तो मतलब जो चीज़ें मेरे साथ हुई दैट टाइम, फिर मेरा एलएलएम का टाइम भी आ गया, साथ साथ पढ़ाई भी चल ही रही थी। तो उस टाइम पे तो आई दो थॉट लाइफ के इंसिडेंट से आपने सब्जेक्ट भी चूज करे एंड दे वर वेरी टचिंग। आई एम वेरी गुड ऑब्जर्वर। मैं हर चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हूँ और उसको सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं किसी चीज से कुछ सॉल्यूशन, यस डीप डाइव भी आप कह सकते हैं। बट हाँ, आई टोल्ड यू ना कि जब कुछ वीकनेस दिखती है तो आई ऑलवेज वर्क हार्ड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गलती थी। सो देयर आई फाउंड माई टॉपिक की नहीं, अब मुझे मेरा पीएचडी का टॉपिक मिल गया है। तो आपको मिला कुछ उस रिसर्च में? बहुत कुछ मिला, बहुत और कुछ इसी मिला। के बारे में आर्टिकल्स लिखे हैं आपने? बहुत लिखे हैं। मेरा सारे पब्लिश हुए? नहीं मैंने बहुत जगह भेजे। ओके मतलब क्या ही बोले उन सब के लिए, मतलब जहाँ जहाँ पे भेजे, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगी। जहाँ जहाँ पे मेल किया, बट सब जगह से मेरा अच्छा रिजेक्ट ही हुआ था। But you had proofs to validate your findings, right? डेफिनेटली मेरा जो रिसर्च था, वी हैड अ डिस्कशन विद लॉट मेनी थिंग्स। उसके बाद अब तो काफ़ी चीज़ें एक्सपोज भी होती है। अभी आई गेस आप रिसेंट अभी देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में, अभी आ रहा है इससे रिलेटेड, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बहुत बड़ा एक रैकेट जयपुर में ही पकड़ा गया। Okay. तो उसमें कोई लेमैन का काम नहीं है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना। एक पर्सन जो कि हाईली एजुकेटेड इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होगा, दैट पर्सन कैन ओनली डू। दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ससेप्टेबिलिटी। एज फार एज आई नो, जितना मैंने थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा था लॉ से रिलेटेड, और यू दैट इज नोन एज होटा एक्ट, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, HOTA है, होटा। ओके। तो उसमें जो जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी उससे रिलेटेड यही होता है कि आपकी ससेप्टेबिलिटी देखी जाती है, आपको कितनी रिक्वायरमेंट किस में है, किससे रिलेटेड है, उसके बेसिस पे सारी चीज़ें की जाती हैं। बट सिचुएशन इज कम्प्लीटली अपोजिट। किस हिसाब से हो रही है दुनिया में? आपको क्या लगता है क्यों होता है ऐसा? एज इन मैं एक तो मुझे जो समझ आता है वो ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो आपने बोला ना, हाईली एजुकेटेड लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो तो एक फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा क्या चीज़ फोर्स करती होगी किसी को ऐसा कदम उठाने के लिए या ऐसा इनसेंसिटिव होने के लिए? और क्योंकि इसके कारण ना पूरी फ्रेटर्निटी या पूरे मतलब एक उस पे, क्योंकि हम आज डॉक्टर्स को है ना गॉड बुलाते हैं कि यार लिविंग गॉड्स है हमें, और ऐसा हुआ भी है कि बहुत लोगों ने, जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी बेटी है उनके टाइम, डॉक्टर्स आर वेरी हेल्पफुल। Definitely, I'm saying. I mean, I feel there are handful of people who are ruining this whole fraternity. एक मुट्ठी भर लोग हैं जो कि पूरी फ्रेटर्निटी को स्टेन, हाँ वो पूरा कह रहे कि स्टेन सारी फ्रेटर्निटी पे आ रहे। कुछ एक कहीं ऐसा लगता है कि शायद मेडिकल कॉलेजेस में या एडमिशन के लिए जो हेफ्टी अमाउंट देना पड़ता है आजकल, वो भी सुनी सुनाई बातें हैं। आई डोंट नो हाउ फार का रिजल्ट आया है इससे रिलेटेड तो उसमें क्या है कि हाँ रिजल्ट्स भी आते हैं और बहुत सारी हेफ्टी अमाउंट्स भी होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे पुरानी कहावत है, तेल तो तिल में से ही निकलेगा। तो कहाँ तो कमर्शलाइजेशन तो उसके हम वो तिल है शायद ये तो आपको आपकी जो फाइंडिंग्स है, रिसर्च है, वो डेफिनेटली पढ़नी पड़ेगी। डेफिनेटली एटलीस्ट आपस में शेयर कर सकते हैं। एक मैम जो आपने बोला था कि एक टाइम था जिसमें सिजेरियन एक्टिविटीज या डिलीवरी ज्यादा हुई, कमर्शलाइजेशन हुआ, उसके भी हो रही है। उसके पीछे क्या ये भी कारण है कि आज का जो टाइम है जो कि क्विक है, एक लेबर पेन से जाना, फिर उतना पेशेंस रखना, एंड देन यू हैव टू इंड्योर दैट पेन फॉर अ लॉन्गर वाइल। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के ऐसा है कि चलो सिजेरियन एक सेफ ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि बाद में ऐसा भी सुना है मैंने कि विमेन या फीमेल्स जो डिलीवरी देती हैं बेबीज़ को, वो ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करवाती हैं बहुत सारे, क्योंकि यू नो at times they are very conscious about their own body या figure या ऐसे कुछ। तो ये क्या ये talking about normal delivery or both? No, both delivery. See, I'm talking about two things here. First thing is the endurance has reduced. Okay. And second, क्योंकि अब जब लेडी अपने बच्चे को खुद दूध पिलाना नहीं चाहती है तो वो सिजेरियन की तरफ भी जाती है, तो उसमें मतलब दोनों का इक्वल हिस्सा हुआ। जो कमर्शलाइजेशन हुआ वो भी किसी से मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाली बात। डू यू एग्री विद दैट कि कॉज था, कमर्शलाइजेशन हुआ, पर वो किस बेसिस पे हुआ? क्योंकि इंड्योरेंस कम हो गई।
या टाइम नहीं है, तो वो कॉज एंड इफेक्ट वाली थ्योरी भी हो सकती है। पर्सनली जहाँ तक मैं जितनी लेडीज से मिली हूँ, जितना भी डिस्कशन होता है, मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई हर्ड एंड व्हाट आई डिस्कस्ड, मेरा खुद का ये चीज बोल रहे थे कि मोस्टली फीमेल आर इन फेवर ऑफ नॉर्मल डिलीवरीज। ओके। ऐसा सच कुछ नहीं, बॉडी Preference पे, नहीं है। हाँ बॉडी पे कोई इसका कोई यूँ नहीं है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा। आजकल मेडिकल बहुत एडवांस है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्कार्स रह जाएंगे, कुछ रह जाएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली फीमेल आर मोर इनटू, क्योंकि उसकी रिकवरी फास्ट होती है व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल डिलीवरीज। नॉर्मल इज नेचुरल। तो उसकी रिकवरी फास्ट होगी। अगर यही आप सिजेरियन देखते हैं तो डेफिनेटली पेन रहेगा कुछ टाइम के लिए, फीडिंग कराने में, बैठने में दिक्कत होती है, 1 महीना 2 महीना 6-7 महीने तो आपको पूरा मतलब कह सकते हैं कि नॉर्मल होते होते लग जाता है। एंड उसके बाद भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन है फीमेल में, सारा हार्मोनल का कह सकते हैं कि अंदर सारा केमिस्ट्री बिगड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स। तो वो सारी केमिस्ट्री वापस नॉर्मल होने में कम से कम एक फीमेल की लाइफ में 1 साल तो लगता ही है, कम से कम लगता है 1 साल। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जो थोड़ा बहुत, मैं इतना मेडिकली इतना जानती नहीं हूँ, बट फिटनेस में होने के बाद मैंने ये चीजें पढ़ी भी थी, और मेरी रिसर्च में भी कहीं ना कहीं मेडिकल का कुछ कुछ पार्ट था। So I have gone through with all this thing. So with that I came to know कि definitely ऐसी कोई फीमेल नहीं है, हार्डली 10% होंगी जिसको कॉम्प्लिकेशंस वो भी होंगी। एक्सेप्शन हाँ, हो गए, हाँ। जिनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या जिनको कुछ डर है, वो ऑप्ट करती होंगी। बाकी तो दे ऑल वांट। आजकल तो पेनलेस डिलीवरीज भी होती है, एपिड्यूरल समथिंग रिलेटेड कुछ आता है, आपको इंजेक्ट करते हैं, पेन, लेबर पेन का भी पता नहीं पड़ता। तो कौन डेफिनेटली इतने सारे वो सर्जरी से इससे निकलने की एक्सपेक्टेशंस रखेगा। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि फीमेल चाहती होंगी। ओके। अभी जो हॉट टॉपिक है, जो पुणे का इंसिडेंट हुआ, उस हिसाब से जो जुवेनाइल लॉज हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके लिए अभी मुझसे कुछ बच्चों ने थोड़े दिन पहले ही डेजर्टेशन से रिलेटेड कांटेक्ट किया था कि मैम आप टॉपिक बताइए। तो डेजर्टेशन क्या होता है मैम? डेजर्टेशन होता है कि एलएलएम जब आप कर रहे होते हैं, तो जब एलएलएम आपका मतलब फाइनल आता है, तो उस टाइम पे आपको एक छोटा सा थीसिस टाइप छोटा सा थीसिस लिखना पड़ता है। दैट इज 100 पेजेस के अंदर आपको लिखना पड़ता है। तो उसमें भी आपको एक टॉपिक डिसाइड करना पड़ता है। फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने मेडिकल नेग्लिजेंसी में डेजर्टेशन लिखा था, और फिर उसी को ही मैं एक्चुअली क्या मेडिकल को लेके ही उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके मैंने अपना रिसर्च कंटिन्यू किया। तो मेडिकल नेग्लिजेंसी, देन अनएथिकल मेडिकल माल प्रैक्टिसेस, और उसके बाद क्योंकि मेरे इस टॉपिक को इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, तो उसके बाद हमने हेल्थ केयर इन ट्राइबल एरियाज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, कि जैसे आपने सुना होगा जननी सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज जो है हमारे को मिल रही है आजकल, चिरंजीवी, ये आयुष्मान भारत। तो उन पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट है, क्या लोगों ने उस चीज को किस तरीके से एक्सेप्ट किया है, क्या वो वहां तक पहुंची जहां तक पहुंचनी थी। तो उस पे मेरा लेटेस्ट काम उस पे था। ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली इससे रिलेटेड था, डेजर्टेशन से रिलेटेड। अब हम आ रहे हैं जुवेनाइल वाला जो आपने अभी क्वेश्चन किया था। आपने आई गेस 2012 में केस सुना होगा, निर्भया केस हुआ था, एक दिल्ली गैंग रेप था, उसके ऊपर अब तो सीरीज भी बन चुकी है, दिल्ली क्राइम से रिलेटेड एक सीरीज बनी थी, जो उस टाइम का सबसे ब्रूटल रेप केसेस में बताया गया था। यस, करेक्ट। आप ने पढ़ा होगा कि 6 लोगों ने, उसमें एक बच्चा जो था, बच्चा तो क्या ही बोलूं, एक अक्यूज जो था वो था माइनर, 16 इयर्स का था, जिसका केस जुवेनाइल में गया था। उस टाइम पे हमारे पास उसके पनिशमेंट से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं थे। उसको ये तो पता था कि रेप किया है, उसको ये भी पता था कि इसे रेप कब कंप्लीट होता है, या फिर रेप को डेफिनेशन में कब कहा जाता है, जब वो मतलब कह सकते हैं विदाउट कंसेंट, विदाउट विलिंगनेस, और किसी के साथ हुआ है, फोर्सफुली हुआ है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस है किसी के ऊपर, किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करके भी किया है, देन आल्सो काउंट्स इन रेप। तो इसमें उस बच्चे को ये तो अपना एक्ट तो पता है कि व्हाट ही इज डूइंग, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होंगे, हो सकता है कि ये गलत चीज कर रहा है उस बच्ची के साथ जिसके साथ उसने किया था, बट उस टाइम पे हमारे पास लॉ में कोई प्रोविजंस नहीं थे। हमारे पास ये कहा गया है कि मेजर होने के बाद ही हम उसको पनिशमेंट दे सकते। तो उस टाइम पे जब नया
डिसीजन आया था 2012 में, हमारे में इसमें अमेंडमेंट हुए थे, उसमें कहा था कि अगर 16 साल का बच्चा रेप कर सकता है तो रेप का पनिशमेंट भी उसको वैसा ही होना वैसा ही मिलेगा। तो अगर आप उस टाइम पे देखते हैं, जो कि 2012 का केस था, उसके 5-7 साल के अंदर डिसीजन आया था, उसका जो डिसीजन आया था उस टाइम पे उसको तो नहीं मिला, बट आने वाले केसेस के लिए ये कह सकते हैं प्रिंसिपल केस था, जो प्रिंसिपल सेट हो गया कि हाँ अब से ये चीज अमेंडमेंट भी हो गई कि अब अगर 16 साल का बच्चा इस तरीके का एक्ट करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। वो ही प्रिंसिपल अब मुझे लगता है कि हमें जुवेनाइल में इस चीज की सेट करने की जरूरत है। जब एक 16 साल का बच्चा बार में जाके ले सकता है, लिकर ले सकता है, अल्कोहल ले रहा है, और उसके बाद वो फुल स्पीड से कार चला के किसी को मार सक रहा है, वो तो 16 साल का था जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बट जिसकी डेथ हुई है वो 24 साल का था, और वो अपने घर में अभी कह सकते हैं कि शायद तक फर्स्ट अर्नर, या फिर कह सकते हैं न्यूली he started his life basically। Exactly। तो वो उस बच्चे के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसको आपने इनिशियल में ही, उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हो गई, उसको वहीं पे ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पे विद इन 14 आवर्स जब उसको बेल मिला, इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन लॉ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये लॉ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डेफिनेटली, इसको तो आज हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई प्रोविजन ही नहीं है, बट यहाँ से हम इसका भी प्रोविजन नहीं है। अभी मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ चेंजेस हुए थे कुछ साल पहले, इसमें ये कहा गया था कि अगर पेरेंट्स इस तरीके से बिलो 18, तो किस एज के बाद चलाना अलाउड है? मुझे लगता है 18, राइट? तो 18 तो अब तो रहा ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो 12 साल के बच्चे भी आपको सिग्नल पे दिख जाते हैं। ओला और ये सब आजकल जो ईवी गाड़ियां आ रही है, उनको लगता है ईवी गाड़ी नहीं होती है, उनको ईवी साइकिल टॉय है उनके लिए डेफिनेटली, तो वो चला रहे हैं, बट 18 के नीचे चलाना इट्स नॉट अलाउड। मुझे तो अभी लगता है कि मैं 5-7 साल में पूरी प्रॉपर ड्राइविंग सीखी बाकी उससे पहले तो मुझे भी, मैं चला रही काफी सालों से हूँ, बट डेफिनेटली कहीं कहीं हम भी मिस्टेक करते हैं। तो 5-7 साल में अब मुझे लगता है कि हाँ मुझे इस स्पीड से जाना है, यहाँ भी है, यहाँ भी, देयर आर नॉट मेनी थिंग्स। तो ये बच्चे 16 साल में अपने आप को मतलब वो धूम वाला जॉन अब्राहम और ये सब समझ के चलाते, क्योंकि मैं सीरियसली मैं कह रही हूँ ना कि अंडरस्टैंडिंग अगर आप बात करेंगे, मेच्योरिटी की बात करेंगे, तो 25 तक भी नहीं आती, राइट? क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स ने डाली ही नहीं है। जब इंसान खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, जब उसकी अर्निंग शुरू होती है, जब उसकी पॉकेट से खुद पैसा निकलना शुरू होता है, जब वो अपने एक्सपेंसेस बियर करना शुरू करता है, तब उसमें एक मेच्योरिटी का थोड़ा थोड़ा परसेंटेज आता है। तो उस बच्चे में तो कुछ थी नहीं, और उसने जिसको मारा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो लॉ में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो गाड़ियां हम जल्दी दे रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस आने चाहिए। अगर 16 का बच्चा गाड़ी चला रहा है, पब में जा रहा है, तो डेफिनेटली 16 के बच्चे को उसका पनिशमेंट ही देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स तो नहीं मानेंगे। काफी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि 14 के बाद गाड़ी दे देते हैं बच्चे को, तो वो तो नहीं मानेंगे, बट जब पनिशमेंट होगा ना, पनिशमेंट होगा तो वो लोग भी थोड़े से वो रिस्ट्रिक्ट होंगे कि हाँ बच्चे के ऊपर केस हो जाएगा, बच्चे का फ्यूचर जा सकता है। आज हम बच्चे को मना करते हैं ना कि चोरी नहीं करनी है, मारना नहीं है, गलत काम नहीं करना है, अगर आप ये कर लोगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, एक बार पुलिस केस बन गया तो आपके आगे आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है कहीं ना कहीं उसमें रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस तरीके से अगर इसमें भी कुछ आएंगे चेंजेस कि आपको पनिशमेंट होगा या आपको 1 साल तक, ये तो जल्दी आना चाहिए, बहुत जल्दी आना चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इससे रिलेटेड इसमें, क्योंकि ये केस वापस ओपन हुआ उस टाइम पे तो इनिशियली इसको बेल दे दिया गया था, बट अभी इस पे वापस कुछ काम हो रहा है। थैंक्स टू द सोशल मीडिया फॉर दिस। डेफिनेटली वी हैव टू, कुछ कह रहे हैं सोशल मीडिया अपने प्रोज और कॉन्स के साथ और बेन दोनों के साथ है, राइट मैम। अब मुझे ना आपके फिटनेस के बारे में बात करनी है मैम। तो जैसे जनरली क्या होता था कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, जैसे आपने पढ़ाई बहुत सारी करी है, आप डेफिनेटली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अच्छे थे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के ऊपर हिट लेता है या उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। आपने ये दोनों चीज़ें इतनी अच्छे से कैसे बैलेंस करी कि आपने पढ़ाई भी करी और आपने इतने अच्छे से अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी किया? मैंने आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर ली थी कि एक टाइम पे बुलिंग से मैंने खुद ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और उसके बाद मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि जब तक लिख नहीं रखी है डेथ आपकी, तब तक आप जाएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ
कि ये तो मेरा रास्ता नहीं था। राइट। और उसके बाद आई डिसाइडेड कि आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। और इसके लिए मैं ये कहती हूँ ना, मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आई ऑलवेज से कि फिटनेस ने मुझे स्ट्रेंथ दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है, और एजुकेशन ने मुझे पावर दी है। राइट। जब ये तीन चीजें Very well इंसान को मिल जाती हैं तो वीकनेस का जो क्वेश्चन हमारा शुरू से चल रहा था, मैं उसके ऊपर वापस आती हूँ, तो वीकनेस का स्कोप नहीं है। आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप हर हर्डल को पार करने के लिए या क्लियर करने के लिए यू विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड व्हाई, हाउ। आप ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं करेंगे, आप ये सिचुएशन से करेंगे कि व्हाई आई कांट डू दिस, आई नीड टू वर्क हार्ड, डेफिनेटली आई कैन डू दिस, तो डेफिनेटली हो जाएगा। मैंने भी जब स्टार्ट किया, दिसंबर मेरा एक्सीडेंट हुआ था 9th में ही। अच्छा। तो मैं इतनी मोटी थी कि मैं ऑटो में भी नहीं उठाई जा रही थी, मतलब मेरे एक्सीडेंट के बाद के बाद मुझे हेड इंजरी हुआ। तो जो मुझे लेके उठाने वाले थे, तो उन्होंने कहीं कहीं से पता करके मेरे पड़ोस में कहीं पे कॉल किया होगा, और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, क्योंकि थ्रू आउट माई लाइफ मैं सिर्फ बुलिंग में ही चल रही थी कि हाथी हूँ, ये हूँ। सो देयर वाज नो सच थिंग कि कोई पॉजिटिव चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई हो या फिर मुझे, बट वो एक्सीडेंट मेरे लिए पॉजिटिव थिंग थी। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला था एक लड़की है, अच्छी सी है बट बहुत मोटी है, तो वो मुझे जो चीज़ पकड़ में आई थी वो अच्छी सी है, मोटी चीज़ साइड में रह गई थी। सो आफ्टर 20 days व्हेन आई गॉट माय कॉन्शियस बैक, तो वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि वो अच्छी सी चीज़ दैट मीन्स दैट कहीं ना कहीं 6 दिसंबर 2001 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और 24th के दिसंबर के आसपास मैं नॉर्मल कॉन्शियस में आई थी। जब मुझे याद पता पड़ा था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तब मुझे ये पता पड़ा था कि हाँ, एक अच्छी लड़की किसी ने बोल दिया है, तो वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया। तो देन आई स्टार्टेड, आई वॉज नॉट दैट मच knowledgeable, no information as no Google, no access to कह सकते हैं कि अदर रिसोर्सेज, बिकॉज हमारे टाइम पे लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो इतना कोई मेरे पास था नहीं। तो मैंने जैसे जितना थोड़ा बहुत नॉलेज था, मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी, लाइक फ्राइड छोड़ दिया। आई फोकस्ड ऑन घर से ही सोच हाँ, करके, okay. जो छोटा मोटा नॉलेज हुआ करता था उस टाइम पे, और वॉक पे। तो विद इन 3 or 4 months मैंने वॉक इतना किया था कि लोग मुझे बोलते थे कि आप जाके बैठ जाओ, मैं सिर्फ वॉक करती थी। तो आई रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट 30 to 35 kgs इन हार्डली 4 or 5 months, जो बहुत खराब है आजकल की एजुकेशन स्टडीज में। खुद मैंने काफ़ी कह सकते हैं इसमें रिसर्च वो पढ़ाई की है डाइट एंड न्यूट्रिशन में। हाँ, हम छोटे छोटे डिप्लोमाज ये किए थे। तो ये जो ड्रास्टिक जो वेट रिड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बॉडी को। अब मैं लोगों को नहीं सजेस्ट करती हूँ, प्लीज़ डोंट गेट इनटू दिस, बट उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैंने उस टाइम पे बहुत ड्रास्टिक रिड्यूस किया था, 30-35 kgs रिड्यूस किया था। उसके बाद से लेकर अभी तक तो बस। तो आपने इसके बारे में पढ़ाई करी, तो क्या कौन सा कोर्स किया था फिटनेस के लिए? इसमें एक तो DNHC का इग्नू का कोर्स था, डाइट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोर्स था। एक मैंने फिटर से किया था, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन का कोर्स किया था। देन उसके बाद कैलिस्थेनिक्स में किया, कैलिस्थेनिक्स किया, और एडवांस योगा और प्राणायाम से रिलेटेड। ये सारा मेरा कोरोना का जो 1-1.5 साल हमारा घर पे निकला था, बस कम्प्लीटली फ्री। आपने अपने आप को कभी छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं। उस टाइम पे ऑनलाइन ये सब नई नई चीजें स्टार्ट हुई थी, ऑनलाइन कोर्सेज एंड ये। तो उस टाइम पे मैं इन चीजों में 2 साल का जो अच्छा पीरियड मिला कोरोना का मुझे घर पे पढ़ने का, यूटिलाइज किया, तो उसको मैंने प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया। तो आपकी जो ये जर्नी है, इसमें आपने वेट लॉस भी किया, और अब आप कहते हो वो चीज़ आप प्रमोट नहीं करोगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं जा करके हार्मफुल हो सकती है। तो आप वेट लॉस प्रमोट करोगे या ओवरऑल फिटनेस प्रमोट करोगे? क्योंकि हर किसी का एक मतलब सेट है माइंड में कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए, ऐसी फिजिक होनी चाहिए। मे बी दीज आर सोसाइटी सेट स्टैंडर्ड्स। Definitely, these are society set standards. The only thing when it comes to fitness, I always want to say to each and every woman or even men, if you can walk, if you are happy, if you are disease free, that means you are healthy. आपको कुछ और करने की जरूरत, आप वॉक कर सक रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में। हाँ ठीक है, वर्कआउट करिए, वॉक करिए, योगा करिए। एक दिन मतलब आप अगर आपने एक रिसर्च पढ़ी होगी तो उसमें कहा, मतलब आप हमारा अगर पुराना टाइम देखते हैं, आज से
सेंचुरीज पहले देखते हैं तो वी वर यूज्ड टू पुट एफर्ट्स फॉर आवर फूड, आग लगाना, चलना, वी वर मेड टू डू ऑल दिस। ह्यूमंस, अभी तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई, तो हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई वो एक टाइम से मतलब बिल्कुल कह सकते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल की है। तो हम लोगों ने वो चीज छोड़ दी, तो इस कारण से जिम को या वर्कआउट्स को या योगा को हम लोगों ने उसने अपनी जगह बनाई। हाँ, उसने जगह बनाई। अदरवाइज पहले ना लिफ्ट थी ना कुछ थी, तो लोगों का नॉर्मल काम ही उनका वर्कआउट था। सो वी आर लिविंग इन दैट एरा जहाँ पे 20 मिनट्स का नॉर्मल वॉक इज कॉल्ड वर्कआउट, क्योंकि आप वॉक तो कर ही नहीं रहे ना, तो वो 20 मिनट का वॉक भी आपके लिए वर्कआउट कहलाने लग गया है। तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप 20-25 मिनट वॉक कर रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई सेट स्टैंडर्ड मतलब आपने दिमाग में नहीं बनाया है कि मेरा गोल है बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, या कोई स्पोर्ट्स आपका नहीं है, या किसी भी तरीके कोई अलग एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं है, आपकी खुद से आपसे नहीं है, और आप अपने इसमें, जैसे आई ऑलवेज से कि आई एम वेरी मच हैप्पी इन दिस 5 फुट का बॉडी फ्रेम। तो इन दैट इफ यू आर हैप्पी that means you are healthy. So health, so we can say that आपने जब fitness pursue करा, आपने walking करा, तो that was a very fine way that you dealt with that was the way you dealt with depression, anxiety or the suicidal those thoughts. Definitely. So जहाँ तक अब तो जैसे काफी एजुकेशन और काफी सारी चीजें मतलब इस चीज में आ गई है, तो आई ऑलवेज सी दैट कि आप जब कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे एंडोफिन्स होता है या कुछ और हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको कम करते हैं, तो वर्कआउट और किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप डांस में हैं देन आल्सो दैट बॉडी रिलीजेस दैट हार्मोन, हैप्पी हार्मोन से रिलेटेड हो गया। अगर आप कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, काइंड ऑफ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, या कुछ भी आपकी मतलब फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो समहाउ वो हैप्पी हार्मोन कहीं ना कहीं आपको रिलीज होता है। तो वो आप जैसे ही हैप्पी हार्मोन रिलीज हुआ है बॉडी में, जो एंडोफिन से रिलेटेड कहते हैं, तो वो कॉर्टिसोल को कम करेगा, स्ट्रेस हार्मोन को कम करेगा ही सही, और स्ट्रेस हार्मोन कम होगा तो डेफिनेटली डिप्रेशन नहीं है, मेंटली आप स्ट्रांग है, तो वो सारी चीजें तो डेफिनेटली कम होनी ही है। वंडरफुल ना। अब मेरे ना थोड़े से क्विक क्वेश्चंस हैं। क्विक क्वेश्चंस मतलब वो रैपिड फायर जैसे। सो वांट टू आस्क यू, अरेंज मैरिज और लव मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज। आपका भी लव मैरिज था? बिल्कुल। आपका भी? हाँ जी। आपका भी? मेरा क्योंकि आपका क्वेश्चन था yes, आपका भी एज इन मतलब यस ऑफ कोर्स मेरा भी लव मैरिज था, लव कम अरेंज। सेम विद मी, लव कम अरेंज। दैट्स ग्रेट। Are you a romantic person? Yes, definitely. तो कहीं ना कहीं आपने ये सारा कुछ किया, उसमें रोमांस या लव लाइफ ने बैक सीट तो नहीं ली? नहीं, उसमें भी बैलेंस करके आप अच्छे से चले? वो तो करना ही है बैलेंस। अगर मैं अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं हूँ तो इन चीजों में कहीं पे भी फोकस नहीं हूँ। परफेक्ट। What is your secret mantra for staying so positive? Secret mantra for positive. Something that you chant or something that you know that you replay on your mind every day. ऐसा कुछ है या? The only thing which I believe, I'm very spiritual person. मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है, जो वो दे रहा है। अगर उसने मुझे पंखे से नीचे गिराया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पर्पस उसने मेरी जिंदगी के लिए तो बनाया ही होगा। सो आई ऑलवेज फील कि आप अगर आए हैं दुनिया में तो उसके ऊपर छोड़ दो, सिर्फ आपको एफर्ट्स करने हैं, आपको एफर्ट्स करने हैं जीने के लिए, बाकी देने के लिए वो है। तो मैं बहुत ही ज्यादा रिलीजियस पर्सन हूँ और बहुत कहीं ना कहीं सारी पॉजिटिव एनर्जी वहीं से ही आती है। जो स्ट्रेंथ है वो वही है कि ऑलमाइटी गॉड की तरफ से मुझे मिली है, जिसने 2 बार मुझे बचाया तो वो आने वाले टाइम में भी मुझे बचाएगा ही। What is your main aim in life? I just want to educate female. I just want them to be strong enough to deal with all this situation. मैं फेमिनिस्ट थियरी पे बिलीव नहीं करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि एम्पावरमेंट सबके पास होना चाहिए, और वो आता है राइट नॉलेज से। जैसे आपने बताया पढ़ाई से आपको नॉलेज मिलता है, दैट इज पावर, एंड एक्सरसाइज से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, पावर, और क्या चाहिए जिंदगी में। फाइनेंशियली मेरा डाइवर्जन कभी भी उस तरफ रहा ही नहीं कि मुझे इतना कमाना है, मुझे इतना करना है। whatever you are, whatever you have, the only thing in this life
that will give you something is acceptance. आप एक्सेप्ट करो ना. आप हर बार किसी और चीज में घुस जाओगे ना तो अल्टीमेटली आप अपने आप को ही परेशान करो, अपने आप को खो दोगे आप. खो दोगे. आप अपने आप पे रिसर्च करो ना, इतना कुछ है इसमें रिसर्च करने को आपके आप पास. डीपली एनालाइज करो तो आप अपनी सारी चीजें सही कर सकते हो. डेफिनेटली. मतलब एज ए ह्यूमन हमारे पास खुद के पास ही बहुत कुछ चीजें हैं जीने के लिए. हम बाहर जाने की क्यों सोच रहे जरूरत ही नहीं. हैं? ये मुझे भी 40 में समझ में आया है फ्रेंकली स्पीकिंग की 40 की होते होते मुझे अब समझ नहीं में. तो वो एवोल्यूशन है ना, एवोल्यूशन वाली स्टेज है. हाँ वही मैं कहती हूँ ना. अब मैं सबको बोलती हूँ कि मुझे भी अब दिमाग आया है कि हाँ इन सब चीजों के बाहर भी जिंदगी है. और वो बाहर जिंदगी यही है कि हाउ हैप्पी एक्सटर्नल फैक्टर मैं अगर कंक्लूड करूँ या मैं कहूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर से ज्यादा आप इंटरनल देखो इंटरनल. तो आपको ज्यादा अवेकनिंग हो जाएगी, एनलाइटनमेंट. I always say this to everybody. We all are living. We all are growing. Some people externally, some people internally. So the only thing which matters in life, that is internal growth. External growth सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है and that will give you more, कह सकते हैं कि conflict in your life. वो कहीं नहीं ले जाएगी. एक्सटर्नल ग्रोथ सिर्फ बाहर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने साथ ही जीना है. राइट. सो मतलब मैं कंक्लूड करूँ उससे पहले मुझे, क्योंकि अपन इस मंच पे बैठे हैं वाटर नट के, आपकी लाइफ में वाटर नट मोमेंट डिस्क्राइब करो. कोई एक ऐसा वाटर नट जो लगा हो आपको कि वाटर नट आई एम. मैनी टाइम्स. मैं तो मतलब कहीं पे भी जाती हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे 90% लोग नट ही बोलते हैं. सो पर्सनली आई विल से कि दिस टैगलाइन सूट्स मी अ लॉट कि आई एम एक्चुअली नट. क्योंकि एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस नाउ. बिकॉज लॉट मेनी पीपल से, बिकॉज व्हेनेवर आई एम गोइंग समवेयर पीपल आर लाइक कोई क्या फ्राइड फूड खा रहा है, क्या खा रहा है, तो शी इज नॉट, शी कांट ईट दिस. इससे तो मतलब वो मतलब मुझे देख के अपनी प्लेट साइड में कर लेंगे. दे विल ईट डेफिनेटली एंड दे हैव टू ईट बिकॉज उनकी कॉन्शियस अलाउ करती है. बट फॉर मी इट्स लाइक नहीं, तो उनके लिए आई एम काइंड ऑफ नट. Nut. That's great, ma'am. Thank you so much for coming and Thank you spending this so much invaluable time with for your us. invitation. मतलब बहुत टेकअवेज हैं आज के इस कॉन्वर्जेशन से. बट यू नो मैं बस लास्ट में यही कहूँगा, हमारी जो टैगलाइन है, लेट्स नॉट स्टॉप वेदर यू फिगर्ड आउट और यू स्टिल फिगरिंग आउट. इफ यू स्टॉप देन यू विल नेवर बी फिगरिंग आउट. So thank you so much. So on this note, I would like to end the conversation and would present you this souvenir from us. Congratulations, what a nut you are. Oh, what a nut I am. Thank you so much, ma'am. And this a token of appreciation. Oh, thank you so much. So this is for you. Please Thank you. enjoy. Thank you. Thank you so much. It's such a pleasure meeting you. Same. Learned so many things from I have learned. I mean. we all are learning. We all are in that phase where we are learning so many things